नमस्कार। दिल्ली में रहना एक गैस चैम्बर में रहने के बराबर हो गया है, या फिर यूं कहिए कि रोजाना दिल्ली वासी अनायासी लगभग 30 से भी ज्यादा सिगरेट का सेवन कर रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से। रोजाना या फिर सालाना तौर पर लगभग 30,000 लोगों की मौत हो रही है प्रदूषण की वजह से, यानी कि अगर औसतन देखा जाए तो रोजाना लोग 80 के आसपास लोग मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सबने कमर कस ली है। सब अब इस निष्कर्ष पर आके पहुंचे हैं कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के खिलाफ अब जंग को तेज करना होगा, तभी बात बनेगी। लेकिन आज जेन नेक्स्ट के इस पटल पर हम युवाओं की आवाज को रखने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा क्या कुछ सोचता है कि प्रदूषण से किस तरह से टैकल किया जाए। क्या आउट ऑफ द बॉक्स इन युवाओं के पास में है? अगर जन भागीदारी की बात की जाए तो युवा किस तरह से जन भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? हमारे साथ जेन नेक्स्ट में आज जुड़ रहे हैं टीके जोशी साहब, जो कि एनवायरमेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। साथ ही टेरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत की जाए उससे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे लगाम लगाने के लिए कई सारे फैसले। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देते हुए राजधानी को साफ सुथरा बनाने की दिशा में ठोस पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिन बड़े कदमों को उठाने के लिए कहा गया है, उनमें 2000 सीसी क्षमता से ज्यादा की डीजल गाड़ियों का 31 मार्च 2016 तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10 साल पुराने ट्रकों के दिल्ली में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली का सामान न लाने वाले ट्रकों के दिल्ली आने पर रोक है। ग्रीन टैक्स में 100% की बढ़ोतरी की गई है। 1 मार्च 2016 तक डीजल वाली टैक्सियां होंगी सीएनजी में तब्दील। खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल उड़ने से रुकने के सभी नियम लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। फैसले पर जनता में मिलीजुली राय है। केवल गाड़ी इस तरह से सोचने से पॉल्यूशन दिल्ली में रोकना मुश्किल है। नहीं, अच्छी बात है, प्रदूषण पे कुछ तो कंट्रोल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो गाड़ियां जो विजिबली जो धुआं दे रही है, जहां दिखता है, आई थिंक उनको पहले टारगेट करना चाहिए रादर देन के 2000 वाला जो मुद्दा है। नगर पालिका जो है उनके सबके लिए मान्य है, जो ऑर्डर देंगे उनके ऊपर तो हम नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको तो कम ही करना में ही बहुत अच्छा है। तो सर ऐसे तो फिर मैं गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। मेरी गाड़ी 2200 सीसी की गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली में ऑड इवन नंबर गाड़ियों के फॉर्मूले को भी एक विकल्प के रूप में माना है। साथ ही कारपूल करने जैसे तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कहा है। चलिए, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि हो सकता है कि जो दिल्ली वासी वो तो ये कह रहे हैं कि लगाम लगाने की दिशा में काफी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जरा जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ व्यू पॉइंट है। अगर आपसे समझने की कोशिश करें, क्या व्यू है कि किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है प्रदूषण को लेकर के? How can we tackle the issue of persistent organic pollutants? And the first question leads to the other question. Like POPs, there are many other issues of pollution which are yet to be taken care of. कैसे देर आए दुरुस्त आए, जो काम सरकार को करना चाहिए था अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। ये किस दिशा में हम जा रहे हैं? अगर पोल्यूशन को हम 100 माने तो उस 100 में से कितना ट्रैफिक से आ रहा है, कितना इंडस्ट्रियल से पोल्यूशन से आ रहा है, कितना डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहा है, तो उसको अगर हम मद्देनजर रख के एक्शन लेते हैं तो वो एक बड़ा सटीक होता है। इसमें थोड़ा सा समस्या ये आ रही है, और ये अब जब ये फॉर्मूला लग जाएगा कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की चलेंगी, उससे पोल्यूशन लेवल कितना इफेक्ट होता है, तो वो एक इसका सबूत होगा। आपको बता दूं, बीजिंग, पेरिस यानी चाइना, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये फॉर्मूला रहा, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए, हालांकि मैं इस सुझाव को देने में मेरा भी होता, जब हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग करी थी, तो मैं उस मीटिंग में गया था, यही सब इसी को कंट्रोल करने के लिए। तो जितने सजेशन रखे गए, मैंने एक सोल्यूशन ये भी दिया था कि ऑड इवन नंबर की कार को होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत अच्छा और एफिशिएंट नहीं है तो ये इतना शायद कारगर ना हो। रातों रात तो हो नहीं सकता। लेकिन जैन साहब, आपके पास आऊंगा। एक समय था, अभी हम घर में वाटर प्योरीफायर लगाने की बात कर रहे थे, आज हम उस दौर में पहुंच गए, घर में एयर प्योरीफायर लगाने की बात कर रहे हैं। तो बात यह कहने की है कि क्या पॉल्यूशन लेवल अब हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं? मानते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये हम किस दौर में आ गए हैं अब? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, और जैसे मेरे कलीग ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरवेंशन है
या तो आप OD1 से जाओ या NGT का इंटरवेंशन है, लेकिन आप देखेंगे जब सबसे पहले हम लोगों ने CNG का इंटरवेंशन लेके आए थे तो हम लोग आराम से नहीं लेके आए, अदरवाइज उसका हम अलग अलग तरीके से बेनिफिट ले सकते थे, जिसको हम कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर में जैसे आपकी मेट्रो ने लिया। बट ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और इसलिए फोर्सफुली इंप्लीमेंट हुआ, तो हमने दो तरीके से मतलब देखा कि सरकार की तरफ से वो लागू ना होके वो एक रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लागू हुआ। लेकिन आप देखेंगे आज हम उसको कहते हैं कि वो बहुत बड़ा इंटरवेंशन था। तो अभी हमको ये ऐसा लग रहा है कि ये इंटरवेंशन शायद आपका वर्क ना करे। ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक तरीके का मतलब बहुत सारे जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है, और ये सबको पता है कि ओड इवन नंबर आपका एक अकेला काम नहीं करेगा, क्योंकि और ये भी बात सही है कि जनवरी में आपको इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक सिंबोलिज्म के तरीके से देखा जा सकता है कि शुरुआत हो रही है और हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमको ये लग रहा है कि हम लोग किसी लॉबिंग की तरफ ना जाए, हमको ये देखना चाहिए कि हम लोग एक गैस चैम्बर में रहते हैं और ये हमारे लिए एक तरीका है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे कि हमने पिछले 10 से 15 सालों में देखा कि डीजल को काफी ज्यादा सब्सिडी दी गई, डीजल पेट्रोल में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली कि भैया बिल्कुल पैरिटी है। करीब 15 साल पहले जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि ये सर्टिफाई करती है कि किस चीज से कैंसर होता है, उन्होंने डीजल एग्जॉस्ट को आज से करीब 15 साल पहले ये मान लिया था कि ये एक प्रोबेबल कार्सिनोजन है। 2012 में उन्होंने कहा ये एक प्रोबेबल नहीं, ये संपूर्ण कैंसर का कारण है। तो ये बात कि डीजल पोल्यूशन जो है, हम जब कहते हैं ना ये PM10 PM20, तो हम इसको दो तरह के उसमें बांटते हैं कि PM2.5 या जो पार्टिकल जो है 1 माइक्रोन इज मिलियंथ ऑफ ए मीटर, तो जो 2.5 से 10 माइक्रोन के बीच में पार्टिकल हैं उसको वो पार्टिकल हम कहते हैं कोर्स पार्टिकल। वो लंग्स के जो आपके हिस्से ऊपर के हिस्से वहीं रह जाते हैं, वो नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है। इसका मेन सोर्स आपके ये रोड डस्ट है और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो PM2.5 और 1 माइक्रोन के बीच के पार्टिकल हैं उनका मेन सोर्स डीजल ही है। ठीक है। और वो जो पोल्यूशन है वो लंग्स के उन हिस्से में जाता है जहाँ की गैस एक्सचेंज होता है, यानी जहाँ ऑक्सीजन जो है वो शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये जो 2.5 तो ये एक बहुत साइंटिफिक एक तरह से इसको स्टडी करके फैसला दिया गया। लेकिन आपके पास आऊंगा जैन साहब, ये यंगस्टर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, ये यंगस्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं कि पोल्यूशन या प्रदूषण कम हो सके? क्योंकि यंगस्टर एक जो बच्चा होता है, जो यंगस्टर होता है, टीनेजर होता है, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है पूरे फैमिली के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। आप भी एक यंगस्टर ही हैं, क्या कुछ व्यू पॉइंट आपको लगता है कि इन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैंने बोला वही बिहेवियरल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कारण आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा एनर्जी यूज करोगे, जहां भी आप कोई भी सोर्स किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी यूज करते हो, तो आप सोचो कि आप एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लग्जरी और डिमांड की तरफ हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, चाहे व्हीकल को रन करने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना पड़ रहा हो। तो यानी कि हमको अपनी डिमांड के ऊपर कहीं ना कहीं कैप लगानी पड़ेगी। ठीक है। एक दूसरा ये है कि डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों को लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आना पड़ेगा। जैसे आपको लाइट अगर आपको यूज नहीं करनी है तो हम लोगों को कम यूज करना चाहिए। अभी आप देखेंगे स्मार्टफोन, IT टेक्नोलॉजी आप इतनी ज्यादा हो गई है, उसका पहले देखेंगे पहले भी यूज नहीं करते थे, अब आप इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि ओवर यूज हो गया है। एक तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल घर के पास की कोई जगह जाना हो तो भी हम पैदल ना जाकर तो आप शॉर्ट ट्रिप्स को भी आपको कम से कम करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप पॉसिबल है आप वॉक करो या नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स का यूज करो। सर, हम अपने क्लासमेट्स, अपने बेंचमेट्स सबको इंकरेज कर सकते हैं कि वो भी हमारे साथ पैदल चलें और ऑटोमोबाइल इन सब का इस्तेमाल ना करें ताकि ये पॉल्यूशन कम हो सके। अवेयरनेस फैलाने की बात है। एक्चुअली मैंने 2-3 साल पहले पटाखे चलाने छोड़ दिए थे। एक्चुअली मेरे क्लास टीचर ने पूछा था पटाखे चलाने से आपको कैसा लगता है, तो बच्चों ने कहा खुशी मिलती है। तो उन्होंने कहा धमाके में खुशी मिलती है। उसी दिन मैं डिसाइड किया मैं छोड़ दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस तरह से सोचें और सोचे कि आपके बच्चों पर, आपके दोस्तों पर, आपके माँ बाप जो बूढ़े हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अपने लिए तो नहीं, कम से कम उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल।
लोग बोलते हैं कि दिवाली एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है, फेस्टिवल ऑफ जॉय है, बट हम लोग इंट्रिंसिकली सही रीज़न के लिए हम लोग फेस्टिवल मनाते नहीं हैं। पटाखे फोड़ के मोर देन पोल्यूशन, मेरे फ्रेंड्स वो लोग तो पेट एंथुजियास्ट है, ये जो पंछियाँ उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, फिर डॉग्स कैट्स, वो लोग बहुत डरे से बहुत सहमे से रहते हैं, तो दूसरों को हार्म करके आई डोंट थिंक वी कैन सेलिब्रेट अ फेस्टिवल ऑफ जॉय और फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो मैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज पटाखे फोड़ती नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये अवेयरनेस, ये सिस्टम या सोसाइटी किस तरह से फैला सकता है कि इन चीजों से पोल्यूशन होता है, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि अब पोल्यूशन वो बीते जमाने की बात हुई कि हम लोग सोचते थे कि भाई पोल्यूशन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आज हर किसी की जिम्मेदारी है। देखिए, जितने ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और जितने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हुई है, उसमें ये पाया गया है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी और ह्यूमन बिहेवियर है वो 10 साल की उम्र तक फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसको बदलाव लाना उसमें बड़ा मुश्किल होता है। इस कारण आप देखिए कि जितने भी विदेश के मुल्क हैं, वहाँ एक तो उनको एडवांटेज ये है कि वहाँ 100% कंपलसरी एजुकेशन, हर बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ स्कूल लेवल पे ही ये सब बातें बच्चों को बताई जाती हैं, वेस्ट के बारे में कि कूड़ा आप नहीं फेंकेंगे, आप कोई इस तरह का एक्शन लेंगे जिससे पोल्यूशन हो। आज से कुछ साल पहले जब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वो ये दिवाली पर पटाखे न छोड़ने का वो कैंपेन चलाया था, तो मैं सैकड़ों स्कूल में जाके लेक्चर दिया करता था, और उसका असर ये हुआ कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो इंजीनियर, वो कहने लगा मुझसे दिवाली पर कि साहब मेरे लड़के ने मुझसे इस बार कहा कि पापा मेरे लिए पटाखे मत लाना, घड़ी ले आना। तो बच्चों में इतनी जागरूकता आ गई थी कि जिस स्कूल में ये प्रोग्राम चलाया गया, तकरीबन सभी बच्चों ने वो पटाखे खाना छोड़ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक स्कूल में जब मैं गया तो मैंने बच्चे से जब ये मैं लेक्चर देने लगा, तो बड़ा एक 8-9 साल का बच्चा था, बड़े भोलेपन से खड़ा हुआ कि डॉक्टर अंकल आपने हमें बता दिया ना, हमने छोड़ते हैं, आप जरा हमारे पापा को भी बताइए, वो छोड़ते हैं। चलिए, ये इस तरह का वो है। लेकिन जैन साहब, ये गाड़ियां तो प्रदूषण का काम कर रही हैं, लेकिन और भी कई एक्टिविटी जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, धूल मिट्टी उड़ रही है, और बहुत इंडस्ट्रीज की वजह से जो काफी पोल्यूशन हो रहा है, इनको कैपिंग कैसे किया जा सकेगा, इन पे लगाम कैसे लगाई जा सकेगी? और एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, एक तरफ हम बात करें कि हमें हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, ऊंची विकास दर चाहिए, दूसरी तरफ जब अगर हम लोग कहेंगे कि इंडस्ट्रीज को कट डाउन कीजिए, ये एमिशंस को कम कीजिए, तो ये दोनों विरोधाभास नहीं हो जाते? नहीं, देखिए, ये देखने का नजरिया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ना लेके आओ या डेवलपमेंट ना लेके आओ, हम ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। इंडस्ट्री, जैसे अभी आपने देखा कि पावर प्लांट्स के ऊपर नए नॉर्म्स, ड्राफ्ट नॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से। आप देखेंगे वो नॉर्म्स हम पहले भी लेके आ सकते थे, पहले कोई क्राइटेरिया भी नहीं था अगर सही तरीके से देखा जाए। आप ये कहते हैं कि 25% आप कंट्रोल करेंगे, 75% आप एमिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उसका क्वांटिटी कितना है। ठीक है। आप ये कहते हैं कि आपकी चीप इलेक्ट्रिसिटी आती है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, बट आपको ये भी देखना चाहिए जब वो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उसके वजह से आपका डैमेज कितना होता है। सो अगर आप उसको जोड़ दें तो ये कहीं सस्ती नहीं है। तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। छोटा सा एग्जांपल है, मार्केट बनी होती है जो कि वो मार्केट वाला एरिया नहीं होता है, उसी के बाहर आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो सबको पता है कि इट्स ए बोटलनेक, और वो आपका और ज्यादा मतलब आपका पोल्यूशन तो क्रिएट करते ही करते हैं। जो आदमी को उस मार्केट से बेनिफिट नहीं है, उसका टाइम का लॉस हो रहा है, बिल्कुल, उसका मनी का लॉस हो रहा है, उसका एक्सपोजर है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ठीक है। तो आप देखें कि इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हमारा इंप्लीमेंटेशन वीक है। ठीक है सर, मैं कहना चाहूंगा सर, हमारा टॉपिक आज का दिल्ली एनसीआर का एयर पोल्यूशन है सर। इसमें हम ऑड इवन की बात कर रहे हैं कार्स में सर। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात जैसे आई है सर, हम रोज घर से अपने स्कूल आते हैं सर, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होता है सर। हम देखते हैं कि जो उसकी कन्वीनियंस है सर, उसकी जो सुविधा है सर, बहुत कमजोर है। आज काफी देर वेट करना पड़ता है बस के लिए, उसके बाद काफी देर बाद आती भी है, तो इतनी भीड़ होती है कि 1 से 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो अगर अभी ये हाल है, तो जब हम ऑड इवन फॉर्मूला कार लाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा, तब क्या होगा? ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन इससे पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, इंक्रोचमेंट, हमें जरा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अब फैसला तो हमने लेना शुरू कर दिया कि पोल्यूशन को लगाम लगाई जाए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से अब आगे बढ़ाया जाए कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें ताकि पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। किसी टेक्नोलॉजी नई आ सके जिसको हम गाड़ियों में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, ताकि इन सब पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम इसको सॉर्ट आउट कर सके। जोशी जी, आपकी? देखिए, मैं एक दफे डेनमार्क में था, तो वहां मैंने एक सिटी टूर लिया, तो मेरे गाइड ने कहा कि साहब हर डेनिश आदमी के पास एक साइकिल है और एक गाड़ी होती है कम से कम। वो 5 दिन ऑफिस तो अपने साइकिल में जाता है,
पर यहाँ तो हम साइकिल चला ही नहीं सकते। जी, तो मैं वही उसी पे मैं आ रहा हूँ कि हमने जो है साइकिल, हमने पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट का जो बात किया वो तो ठीक, उसको भी होना चाहिए, लेकिन अगर हम साइकिल का वो कर दें, ट्रैक बना दें, जो कि शायद PWD ने कहा है कि वो कुछ सेक्शन पे ये बहुत जल्दी बार फुटिंग पे ये काम करने वाली हैं, वो एक बहुत वेलकम स्टेप है। पर मैं आपको सब लोगों को एक बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, अभी लंदन में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी स्टडी हुई है, जहाँ उन्होंने गाड़ी में बैठ के बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लेके एक्चुअल ये मेजरमेंट किया कि पोल्यूशन गाड़ी के अंदर जो लोग जाते हैं और जो बाहर है उनको कितना होता है। तो वो आश्चर्यचकित रहे कि जब उन्होंने ये पाया कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं किसी बिजी रोड पर पोल्यूशन में, तो आपको जो आदमी पैदल चल रहा है या साइकिल पे जा रहा है उसके बनिस्बत 15 गुना अधिक पोल्यूशन होता है। ओके, तो ये अगर मैसेज को इस तरह लोगों को समझाया तो मेरे ख्याल से काफी कार वाले कार चलाना ही छोड़ देंगे, बिल्कुल, और साइकिल पे उतर आएंगे या पैदल चलेंगे। मेरा अपना यह है कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए पैदल चलना या साइकिल पे चलना एक बड़ा अच्छा पोजीशन है, और साइकिल चलने से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल, हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन जैन साहब, हम विदेशों की बात करते हैं, वहां पे उनके सामने पॉपुलेशन का चैलेंज नहीं होता, आबादी बड़ी कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बस में 10 लोग बैठने वाले होते हैं। भारत के अंदर इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसे रातों रात नहीं खड़ा किया जा सकता, तो इसको किस तरह से शॉर्ट टर्म में टैकल किया जाए? ये देखिए, आपने देखा 2 ऑडियंस ने आंसर किया कि बस के लिए वेट करना पड़ता है, और आपने बोला मेट्रो सक्सेसफुल है। तो आप अगर पीछे अगर चले जाएं 2004 के आसपास जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे ये दिल्ली का मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रपोज हुआ था। सो मेट्रो के फेज आपके एज पर शेड्यूल आपके बनते जा रहे हैं। उसी तरह से आपका पैरेलल दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर था BRT, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो BRT सक्सेसफुल नहीं रहा? नहीं, ये आपको लगता है, या कुछ लॉबी, कुछ ऐसी सिस्टम है जो उसको लाना नहीं चाहती है, क्योंकि आपकी अगर 3 लेन है, अगर उसमें 1 लेन आपने बस को दे दिया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेट्रो आपकी सही टाइम पे क्यों आती है, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर है। आप इस तरह के डिफरेंट ड्राइविंग साइकिल्स में हेट्रोजीनियस विथ आपके व्हीकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी बस टाइम पे आएगी, और आएगी भी या नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि हमारा सिस्टम उसको एक टाइम, पंक्चुअलिटी, फ्रीक्वेंसी, अडेरेंस के साथ नहीं चलता, वो भी गैप है। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बस के लिए आपको डेडिकेटेड कॉरिडोर चाहिए, खासकर कुछ पर्टिकुलर सिटीज में, लाइक कैपिटल। अब सिंगापुर में पोल्यूशन नहीं है, मलेशिया में नहीं, लेकिन इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर से आ रहा है, तो होगा ये कि हम अपना यहाँ साफ कर लें, लेकिन बाहर से जाकर उसको कैसे रोकेंगे? जैन साहब, डिसिप्लिन की बात यहाँ पे आती है। सिंगापुर, मलेशिया, आपने तमाम देशों की बात की, आपके लोग बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। रात को 12 बजे का रेड लाइट है तो आप खड़े हो जाएंगे, क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इंडिया में देखते हैं कि कोई पुलिस वाला या कोई कॉप्स वहां पे नहीं है, तुरंत से गाड़ी लेकर के, ये वही यंगस्टर्स और वही लोग हैं, हम सब उसमें हैं, वो पार कर जाते हैं। ये डिसिप्लिन की हालत कैसे आएगी? क्या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए कि ये डिसिप्लिन हो और ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए? ये देखिए, ये एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, ये हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, ये जन भागीदारी है। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, उसको पहले एक उंगली अपनी तरफ हम ही लोग तो सरकार है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी टाइम देखिए, 2 व्हीलर, जैसे अभी कार की बात आती है, 2 व्हीलर कितने गंदे तरीके से चलते हैं दिल्ली में। उसको जैसे भी साइड मिलती है, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, विदाउट इंडिकेटर वो लोग मूव कर जाते हैं। उसको लगता है कि शायद कार से मैं बच गया, लेकिन उसको ये नहीं पता शायद 80% टाइम कार वाला उसको बचाता है या दूसरा गाड़ी वाला उसको बचाता है। तो मतलब आप ये देखें कि आप अपनी जान को हथेली पे रख के और ड्राइव करते हो। इसका सीधा सा रीजन है कि हम लोगों को थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, और सरकार के साथ में पहली बार देखो आप सरकार की तरफ से ये इतने मेजर्स प्रपोज हो रहे हैं। ओड इवन एक लग रहा है आपको, लेकिन सरकार ने और भी बहुत सारे मेजर्स प्रपोज किए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कोई भी हमारे नॉर्म्स नहीं है। जैसे अभी जोशी जी बता रहे हैं कि कहीं भी आप लंदन की बात करो, कहीं भी बात करो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास नॉर्म्स हैं। आप ऐसे कोई भी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, खुले में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप अपना वेस्ट को बर्न नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हमारा ही स्वीपर हमारी ही कॉलोनी में बर्न करता है। लेकिन हमारे दिल्ली में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो RWL लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं और हम जानते हैं कि कैसे उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल जोशी जी, लेकिन यहाँ पे बात फिर वही घूम फिर करके आ जाती है कि जो डिसिप्लिन की बात है, शायद हो सकता है लोग इसलिए भी ब्रीच करते हैं क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है ही नहीं। अगर आज की तारीख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त होता तो शायद ये डिसिप्लिन भी होते। आज की तारीख में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता तो शायद ये बिल्कुल ट्रैफिक का पालन करते, रेड लाइट पे रुकते और उसके साथ कदम ताल मिलाते हुए चलते। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को, क्योंकि इंडिया
काफी जुदा है दूसरे देशों से, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी काफी अलग होना चाहिए। तो अब सरकार को लगता है जो थिंक टैंक्स है इनको अब आना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आज से 10 साल बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो ताकि 10 साल के बाद में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपने जो बात कही, मैं थोड़ा सा एक बात कहूँगा कि मैं ये एक हमारे यहाँ बड़ी धारणा है कि दिल्ली या हमारा बम्बई, हमारे जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा आबादी है और वहाँ इसीलिए उसको मैं समूचे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समूचे देश की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं पहली दफे हांगकांग गया या टोक्यो गया, देखा कि वो हमसे भी ज्यादा कंजेस्टेड हैं, लेकिन वो इतना साफ सुथरे शहर हैं और वहाँ इतना डिसिप्लिन लोगों में जो है। आपने जो एक बहुत इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया कि सेल्फ डिसिप्लिन की, देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी डायरेक्शन है कि 10 से 6 बजे पोल्यूशन कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्शन ही है खाली। हाँ, लेकिन उसको कोई वो ऑर्डर नहीं है। नहीं, डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो पब्लिक गुड के लिए है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो सारा विषय है, इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमें वो एक धारणा नहीं है कि हम अपने शहर में कि हमें वो हो, प्राइड हो कि हमें अपना क्या करना है, वो हम भूल जाते हैं। ठीक है। अगर हम अपने आप ठीक नहीं करेंगे, मैं साउथ कोरिया में सोल में गया तो वहाँ उल्टा सिस्टम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो राइट साइड की जो लेन वो बस के लिए है। मैंने देखा सड़क पे कितनी भी भीड़ हो, कोई कार वाला कोई मोटरसाइकिल वाला उस सड़क पे नहीं जाता। वो डिसिप्लिन की बात आती है। समय कम है, लेकिन अब लास्ट में यंगस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं जी। स्पेशली मैं यंग जनरेशन की बात करना चाहूंगा, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स, जो हम भी देखते हैं कि वो बहुत रैलीज निकालते हैं पोल्यूशन के लिए, से नो टू पोल्यूशन, से नो टू गार्बेज, पर हम देखते हैं कि अगले दिन वही बैनर्स और वही जो वो है वो रोड पर पड़े होते हैं। बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। सर मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि हम जो गाड़ियां चलाते हैं उनसे ही केवल पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन सर इससे हटके मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वन्य जीव हैं वो खत्म हो चुके हैं, आजकल काफी खत्म हो गए हैं और काफी खत्म होने की कगार पर है। अगर हम उन्हें बचाएं तो कह सकते हैं कि हम एनवायरमेंटल जो साइकिल है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिफॉरेस्टेशन या फिर नेचर को बचाना हो। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसा कि आपने कहा कि सर लोग यहाँ पे कम से कम कॉप से डरते हैं, अगर कॉप रहता है तो वो रेड लाइट क्रॉस सही से नहीं करते हैं। तो सर यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, आपने कहा, तो सर हम उसी पॉपुलेशन यूटिलाइज करके क्यों ना नई एजेंसीज बनाए जो सबके देख रेख करे, उसी पॉपुलेशन को यूटिलाइज क्यों नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। आपका कोई पॉइंट? द थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग हर बार प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिस होल नेचर एंड होल एनवायरनमेंट ऑल अराउंड अस। प्रिवेंशन से देयर विल बी अ पॉइंट दैट पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू इट एंड पीपल विल वांट टू ब्रेक द लॉ। तो इफ वी सेलिब्रेट इट, इफ वी पुट इट इनसाइड अस टू सेलिब्रेट आवर एनवायरनमेंट, बिकॉज हम लोग के फ्यूचर के लिए ही बाद में प्रॉब्लम हमें अपने आप को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपसे शुरुआत कर देते हैं जोशी जी, क्या कुछ आपके क्विक कमेंट्स होंगे आखिर में? देखिए, मेरा कमेंट ये होगा कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन और बिहेवियर को चेंज करें। जैसे बताया कि जहाँ मैं कई दफ़े बिल्डिंग में जाता हूँ, देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए लोग लिफ्ट पे का इंतजार करते हैं। मेरे जो हमारा डिपार्टमेंट 9th फ्लोर पे है और इस उम्र में भी मैं 9th फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ, क्योंकि जितना लिफ्ट का यूज़ होगा एनर्जी होगी। तो आप सारे देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सीधी सी बात है, हम लोगों को अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का या मोटराइज्ड व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करें। हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना भी रिफ्यूज बर्न हम करते हैं इधर उधर, उसको कम से कम करें। और एक दूसरे के ये जो आपका दिल्ली का इको क्लब का एक सिस्टम है, उसको भी हम रियली में मतलब उसको इफेक्टिव कर सकते हैं। जी, मेरे को लगता है कि वो होता है बट इतना इफेक्टिव नहीं है। चलिए तो कंक्लूडिंग आपने बात कही, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए। बात यही निकल करके आती है कि सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का ही काम नहीं है, अब यहाँ पे जन भागीदारी की जरूरत है। अगर जो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को लगाम लगाना है, प्रदूषण जहर बन करके लोगों की मौत करे या फिर लोगों को मारना शुरू कर दे बड़ी मात्रा में, उससे पहले हमें सचेत होना पड़ेगा और प्रदूषण को लगाम लगानी पड़ेगी। तो जेन नेक्स्ट के आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।